जैसे एक मेनिया बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हमारे पास असीमित शक्ति और क्षमताएं हैं। वो बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब क्या कर सकते हो? बोला मैं किसी को प्रधानमंत्री बना सकता हूँ। हमने कहा कैसे? बोला देखो मेरा नाम विकास है, मोदी जी हमारे नाम पे प्रधानमंत्री बने हैं। और ये विश्वास उसका बिल्कुल गहरा था और ये किसी भी तरह की काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए उपचार की आवश्यकता पड़ती है। नमस्ते। आपके सामने जो गेट है ये मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा का बोर्ड है। बगल में ताजमहल और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का बोर्ड है। मैं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान इस वीडियो के शुरू होने पे 2 बार कह चुका हूँ, लेकिन जो आम भाषा में हम इसको कहते हैं आगरे का पागल खाना। ताजमहल, पागल खाना, पेठा, ये चीज़ें आगरे के नाम के साथ कई बार समेटकर कही जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आगरा के इस कथित पागल खाने को, और जिसको सही तरीके से कहा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहा जाएगा, क्यों ना सही तरीके से अंदर से देखा जाए कि अंदर के सीन कैसे हैं, क्या होता है, कैसे इलाज होता है, क्या चीज़ें होती हैं। और हम इन सब चीज़ों में हम मदद लेंगे दिनेश राठौर जी की। डॉक्टर दिनेश राठौर यहाँ के CMS हैं और हम गुजारिश के बाद ललन टॉप से बात करने को और ये पूरा मेंटल हॉस्पिटल दिखाने को एग्री कर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हम लोग अंदर चलें अब। तो सर सबसे पहले कहानी इसकी स्थापना की करते हैं, ठीक है? ये कब बना, कैसे बना, शुरुआत कैसे हुई? मैं कई अखबार जो पढ़ रहा था, ये कम से कम 150 साल से ऊपर से पुराना है। क्या कहानी है सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसकी स्थापना के पीछे एक राजनीतिक द्वंद्व, जो हमारी आज़ादी की पहली क्रांति थी 1857 की, उस समय ये राज्य यूनाइटेड प्रोविंस यूपी था और इसकी राजधानी आगरा थी। आगरा में अंग्रेजी सत्ता का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इस द्वंद्व में मेरठ के मंगल पांडे की छावनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले से जो क्रांति की आग उठी, उसके दबाव में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम जॉन कैल्विन था। अच्छा। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद सारी चीज़ें जैसे तैसे मैनेज हुई और क्रांति के पश्चात क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ली और उस समय क्रांति को पूरा रिव्यू किया गया। तो रिव्यू में देखा गया ये तथ्य कि एक अंग्रेज अफसर का मानसिक संतुलन बिगड़ा था, तो उसके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उसके क्रम में क्वीन विक्टोरिया की अनुमति के पश्चात 1859 में 9 अक्टूबर 1859 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल शुरू हुआ। इसी ज़मीन पे, यहीं पे, इसी ज़मीन पे। ये उस समय ये जो जगह है वो आगरा शहर से 12 किलोमीटर दूर थी और कुल 173 एकड़ में मेंटल हॉस्पिटल शुरू किया गया। 173 एकड़? हाँ जी, काफ़ी बड़ा भूभाग है ये। हाँ, उस समय क्या था कि चूंकि शहर से दूर था, सारी गतिविधियां यहीं पे केंद्रित करनी थी और मानसिक रोगियों के लिए ऐसा है कि उनको सिंगल स्टोरी कॉन्सेप्ट था कि आप डबल स्टोरी थोड़ा रिस्की रहता है, तो उस समय इतने बड़े भूभाग पे मतलब ऊपर नहीं बना सकते, उनको एक ही फ्लोर पे सबको रहना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही, और कोई लाइफ रिस्क ना हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहानी कितनी सच है कि जो जिस अंग्रेज अधिकारी की बात हो रही है, उस अंग्रेज अधिकारी के साथ साथ कई सारे उस समय के सैनिक, 57 की क्रांति में शामिल कई सारे सैनिक पश्चिम और बुंदेलखंड के बीच की जो क्रांति में फंसे हुए थे, कई सारों का स्वास्थ्य खराब हुआ। ऐसा कि इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये सही बात है कि कई अंग्रेज अफसरों का, कई अंग्रेज सैनिकों का मानसिक संतुलन बिगड़ा, जिसके लिए इस हॉस्पिटल में उनके लिए पृथक व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर एक बेटर क्लास, एक उस समय पे अंग्रेज शासनकाल में एक अलग वार्ड था जिसमें अंग्रेज अफसरों को VIP जो मानसिक रोगी थे उनको रखा जाता था। अच्छा, VIP मानसिक रोगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमको समझना है कि जब 1859 में शुरू हुआ, एकदम ही नेसेंट होगा मेरे ख्याल से। उसमें इंडिया भी उतना डेवलप नहीं था कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की पढ़ाई बहुत सारे लोग करते हों, तो सारे डॉक्टर और अधिकारी अंग्रेज ही होंगे। बिल्कुल। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे मानसिक स्वास्थ्य का इलाज बदला, मतलब उस समय क्या होता था, कैसे इलाज होता था। जो हम फिल्मों में एक संजीव कुमार टाइप देखते हैं, पागलपन की जेल है और जेल के अंदर आप बंद हैं कमरे में और
तो क्या है उस समय का इतिहास, कैसे इलाज होता था? आप बता रहे थे कि आप लोगों की योजना है कि यहाँ पे म्यूजियम भी बनाने की है, क्या है बताइएगा? हाँ, मनोचिकित्सा उस समय पे बिल्कुल अपने एक तरीके से कहें तो नवजात अवस्था में थी। हाँ। उस समय मनोचिकित्सा से संबंधित बीमारियों की पूरी समझ विज्ञान को भी नहीं थी। हाँ। तो उस समय मनोचिकित्सा जो मानसिक रोगी हैं उनको समाज के लिए खतरा माना जाता था और उनको शहर से दूर कहीं एक स्थान पर डिटेन किया जाता था, किसी अच्छा। कस्टडी में रखा जाता था। अच्छा। और आईजी जेल जो होते थे वो मानसिक असाइलम के इंचार्ज हुआ करते थे। आईजी जेल? आईजी जेल। और जिस तरीके से जेल में एक हॉस्पिटल होता है, एक वार्ड होता है, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये वाली, हाँ, ये है, इसको इन्फर्मरी के रूप में स्थापित किया गया। जो भी रोगी को अगर बुखार है, दस्त है, उसको यहाँ पर भेजा जाता था। अच्छा। और बाकी हिस्से को अस्पताल माना ही नहीं जाता था, बाकी हिस्से को एक तरीके से जेल माना जाता था। और उस समय इन रोगियों के लिए शब्द इस्तेमाल करते थे लॉकअप। लॉकअप? लॉकअप। जब पहली बार मैंने चार्ज लिया तो मेरे सामने रजिस्टर आया, उस पर लिखा था आज का लॉकअप। तो मैं चौंका, मैंने पूछा भाई लॉकअप तो जेल में होता है, हवालात में होता है, यहाँ कैसे? तो फिर धीमे धीमे सारे तथ्य निकल के आए। फिर अब वो जो एक रजिस्टर है, वो जो एक शब्द है लॉकअप, वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सहमति से उसको हटाया है। अब भर्ती रोगियों की संख्या, इस तरीके से हम उस चीज को मतलब कैदी से हटाकर अब रोगी माना जा रहा है। माना जाए। तो एक कहते हैं ना कि जिस मुहूर्त में बच्चा पैदा होता है उस मुहूर्त का असर उसके पूरे जीवन पे पड़ता है। तो मानसिक अस्पताल जिस समय शुरू हुए थे उस समय पे कोई बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी और मरीजों को रखने की जो ये व्यवस्था थी उसकी वजह से समाज में इन रोगियों के प्रति एक हेय भावना है और इन रोगियों में स्वयं को लेके एक हीन भावना है, जिसकी वजह से यहाँ जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके बारे में समाज को जागरूकता नहीं है और इसकी कीमत समाज चुका रहा है। क्योंकि समाज के जो घटक हैं, जो व्यक्ति जब बीमार होते हैं तो यहाँ की सुविधाओं का पूरी तरीके से लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से हम इस स्टिग्मा को, मानसिक रोग के प्रति ये स्टिग्मा, उसको कम करने में कामयाब होते हैं तो ये एक समाज हित का, एक राष्ट्र हित का बड़ा काम होगा। अच्छा, आप लोग कैसे करते हैं मतलब इलाज की? दवाइयाँ ही सबसे अधिक होती हैं इलाज में? दवाइयाँ, थेरेपी, ये सब जो चीज़ें हम सुनते हैं, इलाज के तरीके क्या होते हैं, क्या होता है? हाँ, करीब करीब 300 तरह के मानसिक रोग हैं और हर मानसिक रोग का इलाज अलग होता है। इसमें उपचार की जो मेन विधाएं हैं, मुख्य तरीके हैं, उसमें एक तो दवाइयां हैं, दूसरी काउंसलिंग है। काउंसलिंग आप बता रहे थे ना? हाँ, ये इन्फर्मरी है। हाँ। काउंसलिंग हम हर मरीज को, इवन मरीज के घर वालों के लिए भी करते हैं, क्योंकि जब मरीज यहाँ पे आता है अक्सर घर वालों को भी ये एहसास नहीं होता है कि ये व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वो उसके मानसिक रोग की वजह से है, वो व्यक्ति उनको परेशान नहीं कर रहा है। लोग इस तरीके से लेके आते हैं कि व्यक्ति परेशान कर रहा है, पागल खाने में भर्ती करा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, सबक मिल जाएगा। तब हम उनको एजुकेट करते हैं सबसे पहले कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बीमारी का लक्षण है, व्यक्ति जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ये व्यक्ति की कमजोरी। बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है और इसका ये उपचार है, इतना समय लगेगा और उपचार के बाद आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे बीमारी की पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है मरीज के घर वालों के लिए होती है। मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे ला देंगे तो सबक सिखा देंगे, ऐसा कुछ सिखा देंगे। अभी तक समाज में एक जो विश्वास है, एक नैरेटिव है, वो यही है कि मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मरीज को सबक सिखा देंगे, मरीज ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आज विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है। ये जो मानसिक रोग हैं वो बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो, उसमें जो भी विचार आते हैं, जो भी हमारा व्यवहार होता है, जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, सब दिमाग में बनती हैं और दिमाग काम करता है कुछ केमिकल्स की मदद से। इन केमिकल की मात्रा या गतिविधि कभी कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसका सीधा सीधा लक्षणों के रूप में, मानसिक रोग के लक्षणों के रूप में असर व्यक्ति के असंतुलन जो होता है, केमिकल का असंतुलन स्वभाव पे पड़ता है और वो रोगी के लक्षण होते हैं। तो हम दवाइयों के द्वारा उसका उपचार करके और उसके व्यवहार को संतुलित करते हैं और यही शिक्षा मरीज के घर वालों को देते हैं। और जब मरीज के घर वाले यहाँ साथ में रह के
ये उपचार होता हुआ देखते हैं तो उनको विश्वास आता है कि जो व्यक्ति है उनका वो ऐसा नहीं है कि। अच्छा, मरीज के घर वाले भी यहाँ रह लेते हैं? हाँ, मरीज घर वाले भी रहते हैं। ठीक है, दो लोग वार्ड पे चले, वार्ड की तरफ चले। हाँ, तो ये एक बोर्ड में आपको और दिखाना चाहूंगा। जब इलाज के जो तरीके हैं उसमें एक तरीका है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें कहते हैं बिजली के झटके लगना। अच्छा, नॉर्मल भाषा में इसी को कहते हैं बिजली के झटके लगाना। हाँ हाँ। अच्छा, तो बेसिकली है क्या हाँ। सिद्धांत जी कि हमारे मस्तिष्क में केमिकल के साथ साथ एक बहुत ही हल्का बिजली का करंट होता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जी। वो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बीच में संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। न्यूरॉन्स के बीच फायर करता है। राइट सर, राइट सर। ठीक है, उसमें कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरिंग होती है तो वो भी कई मानसिक रोग का कारण होती है। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है उसमें बहुत ही मिनिमम एक विद्युत करंट ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है, जो मिली एम्पियर्स में होता है। मिली एम्पियर्स में तो बहुत कम होता है। अगर झटके के अनुसार माने तो किसका झटका महसूस किया जाए? बेसिकली होता क्या है उसमें कि जैसे अगर किसी पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जा रही है तो उस व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति पकड़े तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको उस बिजली के उस झटके का असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। जबकि सामान्य तौर पे अगर किसी व्यक्ति ने बिजली का तार पकड़ लिया, उसको कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ता है तो उसको भी वो झटका लगता है। ये केवल और केवल ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए होता है। अच्छा, मतलब एक जैसे कैसे कहें कि कार को स्टार्ट करने के लिए हल्का सा एक वो दिया जाता है। जब कार में करंट नहीं होता है, जाड़ों में ठंडी पड़ती हैं कारें, तो पुराने जमाने में होता था तो आपको इम्पल्स देके आप उसको किक स्टार्ट करना पड़ता था। हाँ बिल्कुल सर, ये ब्रेन को थोड़ा स्टिमुलेट करता है और फिर ब्रेन के जो एक्शन पोटेंशियल है, न्यूरॉन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। और दिस इज द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन साइकेट्री। और आजकल इतना नया बदलाव है इसमें, क्या है कि एनेस्थीसिया के अंडर में देते हैं। जिस व्यक्ति को हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं उस व्यक्ति को भी ये पता नहीं चलता कि उसको ये थेरेपी दी गई है। एक शॉर्ट एनेस्थीसिया होता है, रोगी हार्डली 3 से 5 मिनट बेहोशी की स्थिति में होता है और उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा होता है। कहाँ पे देते हैं सर आप ECT में? ये हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सर मैं ऑन द रिकॉर्ड एक चीज़ भी बता दूं आपको कि मैं अभी हम क्योंकि अस्पताल में हैं तो हम किसी भी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करेंगे। हम उसका चेहरा और उसकी आइडेंटिटी कहीं से जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं उसमें पूरा मरीज की सुविधा का, मरीज की पीड़ा का पूरा ध्यान रखा जाता है। पहले मरीज इस रूम में आता है जिसमें इसका BP, टेम्परेचर और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है सब देखे जाते हैं। जब यहाँ से क्लियर हो जाता है तो फिर पेशेंट आता है इस रूम में। ये प्री एनेस्थीसिया रूम है। यहाँ पर जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके सारे वाइटल्स देखते हैं। यहाँ से क्लियर करने के बाद फिर पेशेंट आता है ये प्रोसीजर रूम में। ये एक छोटा तरह से OT हो गया थिएटर है। हाँ, ये सबसे मॉडर्न है। करीब सर यहाँ करीब 1 लाख ECT लग चुकी हैं और किसी भी ECT में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा, दिस इज सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल। कैसे देते हैं झटका सर? मतलब किस मशीनों की तरह से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सामान्य ज्ञान मेरा में। ये मशीनें हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं। अच्छा, ठीक है। ये जैसे इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। ये जो ऐसे यहाँ पे पहनाया जाता है, यहाँ पहनाया जाता है, सर पे ऐसे ना? सर पे पहनाया जाता है। अच्छा। और ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही मिनिमम करंट प्रभावित किया जाता है। अगर वो अदरवाइज हम इसको छुएं हाथ से तो कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जब ब्रेन को स्टिमुलेशन देते हैं तो ब्रेन जब स्टिमुलेट होता है ब्रेन की एक्टिविटी की वजह से हाथ पैर में झटके आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम एनेस्थीसिया में देते हैं तो पेशेंट को इससे जरा ही पता नहीं चलता। ये जो रिफाइंड टेक्नोलॉजी, इससे पहले क्या होता था कि सीजर इज ए थेरेपेटिक, जो झटका आता है तो पहले क्या करते थे, हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस करते थे, उसके लिए इंसुलिन इंजेक्ट करते थे। जब पेशेंट की शुगर लेवल कम हो जाता था उसको सीजर आता था, उससे फिर इंप्रूवमेंट होता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। कोमा में जाने के चांसेस। हाँ, कोमा में जाने के चांसेस, इंसुलिन कोमा हो सकता था। उससे ही पहले क्या करते थे, कैम्फर इंजेक्ट करते थे, कपूर को घोल के इंजेक्शन में उसको इंजेक्ट करते थे जिससे उसको सीजर आते थे। तो ये जो तरीके थे वो बहुत रिस्की थे। ये जो तरीका है बिल्कुल वैज्ञानिक है। व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती,
सर लेकिन जो पेशेंट आते हैं हाँ। उनको तो बड़ा डर लगता होगा ये सुन के कि बिजली का झटका दिया जाना है उनको शुरुआत में। सुन के जरूर लगता है, लेकिन जो भी व्यक्ति को प्रोसीजर हो जाता है तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता प्रोसीजर हुआ कि नहीं हुआ। जब हम उसको बताते हैं कि हो गया है तब उसको पता चलता है क्या हो गया है। मतलब लोगों की क्या मान्यता है कि इससे उस रोगी को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता होगा। और इस मैं अभी से बात की सर यही सोच रहा था। और जबकि जो असली जो इस पूरे कहानी का जो सारांश है वो ये है कि मरीज को तो पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। जब हम उसको बताते हैं कि आपको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो चुकी है तब उसको पता चलता है। हम एनेस्थीसिया की जो लेटेस्ट मशीन है एनेस्थीसिया के अंडर में करते हैं, एनेस्थीसिया के अंडर में बड़ी बड़ी सर्जरी कर देते हैं। उनको लिटा के और सर पे ये लगा दिया जाता है। हाँ जी सर, ये मेरे दिमाग में जो उनको लिटाया जाता है, फिर उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया में वो कभी 3 से 5 मिनट के लिए एनेस्थीसिया में रहते हैं। उस दौरान ये ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है और उसके बाद जब वो रिकवरी करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उनका इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो चुकी है। उनको तनाव से उनको राहत मिलती है, वो अच्छा महसूस करते हैं उसके बाद। और मेरा जो मतलब मेरी जो सीमित समझ है सर इसको लेके तो वो ये थी कि यार कुर्सी पे बांध देते हैं, उसके बाद वैसा हेलमेट टाइप का पहना देते हैं। ये हमारे बेड हैं, इन बेड पे पेशेंट को लिटाया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर इन बेड को इधर शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रॉलीज को इधर शिफ्ट होते हैं। ओके। और वही मेरे पास इमेज थी कि सर पे एक हेलमेट नुमा पहना के और इसमें खूब सारे तार लगे रहते हैं और खूब दांत के नीचे एक लकड़ी दबा के ऐसे झटका दिया जाता है। आप जानते हैं जैसे सिनेमा में दिखाया जाता है। सिनेमा में क्या है, हमारी जिंदगी भी बड़ी नीरस होती है, लेकिन सिनेमा में 3 घंटे की वही जिंदगी बड़ी रुचिकर दिखती है। सिनेमा में बेसिकली हमारे एंटरटेनमेंट के लिए सामान परोसा जाता है, जो हमें एंटरटेन करेगा वही सामान आगे दिया जाता है। तो जिस तरह से हमारी जिंदगी नॉर्मल है उसी तरीके से ईसीटी जो है क्योंकि नॉर्मल सा प्रोसीजर है। चलिए आगे ही चलते हैं। अगर आप हाँ बताइए। इस जो ईसीटी है, ईसीटी के आरटीएमएस वाला रूम खोल दो। इस ईसीटी का जो अगला फेज है, अगला डेवलपमेंट है, हाँ, जैसे शुरुआत में क्या हुआ था, मैंने बताया कैम्फर इंजेक्ट किया जाता था, फिर ग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम किया जाता था, इंजेक्ट किया जाता था जैसे सीजर आए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक बहुत ही हल्का बिजली करंट के साथ में स्टिमुलेशन किया गया। इसका जो अगला आने वाला फेज है वो है आरटीएमएस। इसमें चुंबकीय तरंगों के द्वारा ब्रेन के अंदर करंट ब्रेन खुद पैदा करेगा। अच्छा, हम बाहर से करंट नहीं दे रहे हैं। ये जो मशीन है बेसिकली क्या है कि फिजिक्स का सिद्धांत है, अगर आप किसी मैग्नेटिक कॉइल के बीच में किसी सर्किट को रख देते हैं तो उसमें बिजली पैदा होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है। तो वो ये है कि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, हाँ, इसके अंदर। और जैसे यहाँ चेयर रख के पेशेंट को रखा जाता है और इसको फोकस किया जाता है ब्रेन के ऊपर, इसको ये जो ग्रुप, हाँ, ये ग्रुप को, ये चुंबक, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए ब्रेन का जो हिस्सा है और जो वाटर सर्कुलेशन है वो एक सर्किट का काम करता है। तो अपने आप ही एक बहुत ही हल्का बिजली का करंट ब्रेन के अंदर पैदा होता है चुंबक के द्वारा, स्टिमुलेशन से, हाँ, चुंबक के स्टिमुलेशन से, और उससे पेशेंट ठीक होता है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक वाले कितने सेशन देने पड़ते हैं किसी पेशेंट को? इलेक्ट्रिक वाले यूजुअली अमूमन हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाले 6 सेशन देते हैं। तीसरे में आराम मिलना शुरू हो जाता है और 5वें 6वें में पेशेंट करीब 90% ठीक हो जाता है। सो दिस इज फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल। डॉक्टर राठौर, अब ये जानना चाहता हूँ कि मैं कितने तरह के मेंटल इलनेसेस होते हैं। अब दूसरे वार्ड भी चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा, कितने तरह के मेंटल इलनेसेस होते हैं? क्योंकि आम जनता के लिए, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि जनता को शिक्षित करने वाला कोई नहीं होता है। मेंटल हॉस्पिटल को आम भाषा में पागल खाना कहा जाता है, मनोरोगियों को आम भाषा में पागल कहा जाता है। तो क्या है मेंटल इलनेसेस का छोटा सा जो स्पेक्ट्रम है उसका क्या है डिटेल, अगर आप 2 मिनट में समझा सकें मुझे, 2-4 मिनट से। सर, जब शुरुआत हुई थी तो इस पूरी मानसिक रोगों को केवल एक ही टाइटल में डिस्क्राइब किया गया था, इंसेनिटी, मतलब जो व्यक्ति अपने सेंसेस में नहीं है, नॉट सेन। इस समय के साथ में ये जो पूरा जो स्पेक्ट्रम है मेंटल इलनेस का 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक साइकोसिस, एक न्यूरोसिस।
साइकोसिस वो लोग जिनको अपने भले बुरे का एहसास नहीं है, जो सच्चाई से दूर चले गए हैं, जो अकेले बैठे हैं, कानों में आवाज़ें आ रही हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं और वो जो बातें उनको जो कमांड दे रही हैं उस कमांड को कई बार फॉलो करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, उनको जवाब भी देते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर आपने देखे होंगे। इन्हीं को मानसिक रोगी की एक इमेज में पब्लिक देखती है। दूसरी जो एक क्लास है वो न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो कैटेगरी है उसमें जैसे अवसाद रोग के, चिंता रोग के, ओसीडी, जिन लोगों को नशा लेने की आदत, जिनकी बीमारी की हद तक पहुंच जाती है, उनको नशा मुक्ति के लिए उनके प्रयास करना। बच्चों में जो समस्याएं होती हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, उसको पूरा असेस करना, उसमें इंटरवेन करना। एक संबंधों की समस्या होती है कि जिस तरह से लोग बीमार होते हैं उस तरीके से संबंध भी बीमार होते हैं, तो उनको एड्रेस करना। पीटीएसडी किस में आता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी न्यूरोसिस में ही आता है। इसमें क्या आता है, कई व्यक्ति अगर खुद ट्रॉमा से गुजरता है, असहनीय ट्रॉमा से गुजरता है, उसकी जीवन को कभी बहुत बड़ा खतरा हुआ होता है, तो रह के उसको कुछ एपिसोड्स आते हैं जिसमें अचानक से उसको तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको भय लगता है कि वो जो परिस्थिति जो उसने विटनेस की थी वो दोबारा उसके सामने आने वाली है, और उसको लेके जो अपना प्रिकॉशंस ले सकता है, प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देता है। तो वो न्यूरोसिस में ही आती है। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस दो ब्रांच हैं, ब्रॉड ब्रांच। हाँ, और एक रोग होता है स्किज़ोफ्रेनिया, इसको कहते हैं। वो क्या होता है सर? सर सिजोफ्रेनिया में जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसमें ये है कि कोई व्यक्ति को अचानक से, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जितनी आपके लिए सच है, ऐसे ही उस व्यक्ति को अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं, बिना किसी के बोले, आसपास के, बिना किसी मौजूदगी के, बिना किसी की मौजूदगी के आवाज़ आने लगती हैं। अच्छा। और व्यक्ति इन आवाज़ों में और वास्तविक आवाज़ों में अंतर नहीं कर पाता। हाँ। तो वो आवाज़ें अक्सर उसके लिए कष्टदायक होती हैं, गाली गलौज करती हैं या फिर उसको हैरास करती हैं, तो व्यक्ति उसको जवाब देता है। तो क्यों होता है ऐसा सर उसमें? सर ब्रेन लक्षण हो गए ना, मतलब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बेसिकली क्या है कि मेरे बोलने से कान में जो हवा में कंपन पैदा हुए और आपके कान के पर्दे से टकराए, कान के पर्दे से ब्रेन के ऑडिटरी रीजन तक वो नर्व्स, सिग्नल गया, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया और केमिकल चेंजेस हुए। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। वो सारे बदलाव ब्रेन के अंदर, केमिकल चेंजेस और जो आपका ये एक्शन पोटेंशियल है जिसके जरिए नर्व्स मैसेज एक दूसरे को कन्वे करती हैं, उनमें जो बदलाव बिना किसी आवाज़ के अगर शुरू हो जाते हैं, तो फिर वही आवाज़ आप बिना किसी सोर्स के महसूस कर सकते हैं। और फिर व्यक्ति उनको जवाब देता है। जवाब में वो एग्रेसिव भी हो जाता है कि हवा में बातें कर रहा है, हवा में गालियाँ दे रहा है, हवा में पत्थर फेंक रहा है। तो लोग जब इस तरह के व्यक्ति को देखते हैं कि तो पागल हो गया है, और व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई आवाज़ नहीं है, वो व्यक्ति बार बार सबको बोलता है कि देखो आवाज़ आ रही है, कोई मुझे गालियाँ दे रहा है, तो कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया। दूसरा क्या होता है सिजोफ्रेनिया में कि किसी भी तरह का कोई विश्वास दिमाग में घर कर जाता है और वो किसी भी तरह से काउंसलिंग से या समझाने से ठीक नहीं हो सकता है। किसी को विश्वास, मन में एक विश्वास घर कर गया कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है, और ऐसे विश्वास अक्सर उनके जो नज़दीकी लोग होते हैं, परिजन होते हैं, मित्र होते हैं, सबसे पहले उनके अगेंस्ट होता है, तो वो उनसे ही बचने लगते हैं। घर में उनको लगता है कि मुझे जहर ना दे दें, तो अक्सर खाना खाना बंद कर देते हैं। खाना खाएंगे तो पहले घर के सदस्यों से कहेंगे आप खाओ, उसके बाद हम खाएंगे, थोड़ा चक्के छोड़ देंगे या फिर पूरा खाना छोड़ के चले जाएंगे। और गली मोहल्ले में कहीं किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पे जाके वहाँ जो जूठन उठा के उसको खाना शुरू कर देंगे। तो अच्छे अच्छे परिवार के लोग इस तरह से जूठन खाते हुए मिलते हैं सड़कों पे, जब उनका इलाज करते हैं, उनके बाद इलाज के बाद ये जो विचार है उनके दिमाग से क्लियर हो जाता है, आवाज़ आनी बंद हो जाती हैं, तब वो सच्चाई के नज़दीक आते हैं। फिर उनको हम लोग काउंसलिंग करके रिहेबिलिटेट करते हैं। और ये एक बीमारी है, एक कमजोरी नहीं है उस व्यक्ति की, और बीमारी के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। अक्सर क्या होता है, परिजन या समाज उसके इस व्यवहार के लिए उसको जिम्मेदार मान लेते हैं और शुरुआत में समझाते हैं, कई बार उसके साथ मारपीट भी होती है, चैन से बांध के रख देते हैं कि भाई घर की इज्जत खराब कर रहा है, गलियों में बड़े बेतरतीब कपड़े पहन के घूम रहा है या फिर जूठन खा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके साथ। सर हम पता है वहाँ गए थे, देवा शरीफ है ना बाराबंकी में, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ पे उस मज़ार पे आसपास मैंने कई लोगों को देखा जो वहाँ खड़े थे। एक व्यक्ति था जो धूप में ऐसे बंधा हुआ था हाथ में, ठीक है, हाथ बांध के खड़ा किया था, उसका परिवार छाँव में आराम कर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है,
तो बोले कि नहीं, इनका दिमाग ख़राब है, ये ठीक हो जाएंगे यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद पाके। और वो 3 दिन से वैसे खड़ा था, उसे वहीं खा रहा था, वहीं पे वो शौच कर रहा था। तो इस तरह के इस तरह के क्या कहते हैं कि उनमें भी फंसते हैं लोग, क्या कहते हैं, भ्रांतियों में भी फंस जाते हैं कि ऐसे इलाज होगा, इस तरह से इलाज हो सकता है। हाँ बिल्कुल सिद्धांत जी, ये एक बड़ी समस्या है। जागरूकता के अभाव में जो सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं को भी जनता अवेल नहीं कर पा रही है। तो इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका हमारे मीडिया की बंधुओं की है। उसके साथ साथ हम समाज के लोग भी एक दूसरे को जागरूक करें। संस्थान के तौर पे इस जागरूकता के लिए हम लोग समय समय पे एक सिटी क्लिनिक आगरा शहर में, इसके अलावा बरंतामल में आर के मिशन के साथ में भी वहाँ पे क्लिनिक करते हैं। वहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको एजुकेट करते हैं। और ऐसी जो जगह हैं, मज़ार हुई, दरगाह हुई, या इस तरह के आश्रम हुए जहाँ मानसिक रोगियों को बांधा जाता है और पब्लिक मानती है कि ये कोई ऊपर का चक्कर है या भूत आ गया है, वहाँ हम जाते हैं। वहाँ के जो भी मस्जिद लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, मानसिक रोग के विषय में बैठ के चर्चा करते हैं। और फिर हम चीज़ें एक तरीके से फैसिलिटेट करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जो किसी भी, देखिए इसमें होता क्या है कि एक होता है कि भूत ऊपर से आ गया, जिसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। डिसोसिएटिव ट्रांसेंस पोजेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, किसी के ऊपर किसी की आत्मा आ गई। इस चीज़ का क्या कहें कि धार्मिक विश्वास इतना गहरा है कि कोई मानने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, ये न्यूरोसिस में आती है तो इतना व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, वो व्यक्ति अपना डेली कार्य करता रहता है। तो इसके साथ साथ हम उनको ये ऑफर करते हैं, भाई जो साइकोसिस वाले पेशेंट हैं, जैसे सीजोफ्रेनिया हुआ, मेनिया हुआ, इन सारे चीज़ों पेशेंट्स को एटलीस्ट समय से वो यहाँ पे रेफर करते हैं। इसके लिए हमने दवा और दुआ ये कार्यक्रम शुरू किया। हम ये कहते हैं कि भाई आपकी दरगाह में आ रहे हैं, ठीक है, आप दरगाह बुलाइए। जो भी आस्था है, आस्था भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो बीमारियां हैं और जिसके लिए जो औषधि की आवश्यकता है, हम रोगियों को नहीं कहते कि आप दरगाह मत जाइए, हम ये नहीं कहते कि आप फला मंदिर या फला आश्रम मत जाइए। हम ये कहते हैं कि भाई इसमें आपको इस दवाई की जरूरत भी है, तो आपकी जो भी करिए, इधर भी आप इलाज ही करिए। आस्था के साथ साथ हमारा उपचार चालू रखिए और हम आपको समाज में वापस स्थापित होने में मदद करेंगे। लेखक थे स्वदेश दीपक, पता नहीं आप जितना जानते हैं उनके बारे में। उनकी किताब बहुत फेमस है, मैंने मांडू नहीं देखा। और उनको ये था कि उनको अपने सपने में एक महिला आती थी। अब सपने में क्या, उनके कंसाइंस में थी कि वो महिला आती थी, उनका नाम उन्होंने मायाविनी रखा था। और वो सफ़ेद साड़ी पहन के आती थी और उनसे पूछती थी कि आप मेरे साथ मांडू देखने चलेंगे, मांडू के जो महल हैं, तो मांडू देखने चलेंगे। ये तो बार बार क्या इस तरह की चीज़ें भी जो पॉपुलर रेफरेंस में मौजूद हैं, ये भी वही आती हैं जो आप बता रहे हैं कि इमेजेस आना, फ्लैशेस आना, जिक्र कर रहे थे अभी हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब मैं बेंगलोर में काम कर रहा था निमेंस में, उस समय एक महिला मेरे वार्ड में भर्ती थी। वो उसको डिलीजन था, एक फर्म एंड फिक्स बिलीव था कि मैं किसी टॉप के कांग्रेस नेता की पत्नी हूँ और उसी परिवार की दूसरी कांग्रेस की महिला नेता मेरी सास है। अचानक एक दिन वो हम लोग उसको ट्रीट करें, अचानक वो हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। और करीब 4-5 दिन के बाद हमें दिल्ली से तुगलक रोड थाने से फ़ोन आता है कि ये लेडी इस डिटेल के साथ में यहाँ पे आई है, क्या आप इसको जानते हैं? तो हमने हाँ बिल्कुल जानते हैं, हमारा मरीज है। तो वहाँ वो जनपथ मार्ग पे उस परिवार के घर में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। हाँ, एसपी जी ने पकड़ा था। तो ये इस तरह के जो बिलीव होते हैं, ऐसे बड़े कॉमनली लोगों में होते हैं। एक मरीज आया मेरे पास, और जैसे एक मेनिया बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हमारे पास असीमित शक्ति और क्षमताएं हैं। वो बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब क्या कर सकते हो? बोला मैं किसी को प्रधानमंत्री बना सकता हूँ। हमने कहा कैसे? बोला देखो मेरा नाम विकास है, मोदी जी हमारे नाम पे प्रधानमंत्री बने हैं। और ये विश्वास उसका बिल्कुल गहरा था, और ये किसी भी तरह की काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए उपचार की आवश्यकता पड़ती है। और कितने सीवियर रोगी होते हैं, क्या होता है सीवियर रोगियों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितने दिनों तक चलता है? कुछ रोगी होते होंगे जो ओपीडी में दिखाने आते होंगे आपके यहाँ, कुछ रोगी होते हैं जिनको भर्ती करना पड़ता होगा, जो नॉर्मल अस्पतालों का प्रोसीजर होता है कि आप आओ दिखाओ, दवा ले लो, घर जाओ।
कुछ लोग होते होंगे भर्ती करके उनका इलाज होता होगा, है ना? तो कितनी सीवियरिटी तक का होता है, कितना समय लगता है, क्या है? बेसिकली ये जो रोग हैं उनका एक नेचर अलग है। अगर नेचर हमने समझ लिया तो गंभीरता कुछ भी नहीं है। घर वाले इतने परेशान होके आते हैं और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में घुसते से हमारी सारी बातें मानने लगता है। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को कानों में आवाज़ आ रही हैं कि जैसे पुलिस आपको पकड़ने आ रही है और कोई आपका मर्डर करने आ रहा है, तो लोग उसको समझाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसको समझने की आवश्यकता है। वो हमारी दुनिया में नहीं आ सकता, हमें उसकी दुनिया में जाना है। तो हम उससे पूछते हैं, भैया कैसी आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है, ये आपसे क्या बोलती हैं, आप बचने के लिए क्या करते हो, इनसे आपको तकलीफ होती होगी तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो उस व्यक्ति को एहसास होता है कि कोई व्यक्ति मिला जो हमें समझ रहा है। उसके बाद बेशक वो व्यक्ति बीमारी स्वीकार ना करे कि मुझे कोई बीमारी है, लेकिन वो एक पारस्परिक विश्वास इतना बन जाता है कि वो व्यक्ति हमारी सलाह पे दवाई लेने के लिए या फिर कुछ भी और व्यवहार हो उसके लिए तैयार हो जाता है। तो अगर हम समझते हैं, ऐसा एक भ्रांति है कि मानसिक रोगी बहुत हिंसक होते हैं। जो रिसर्च उसमें ये पाया गया कि मानसिक रोगियों से ज़्यादा हम जैसे सामान्य व्यक्ति जो सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल हैं वो ज़्यादा हिंसक होते हैं। मानसिक रोगियों की जो बीमारी होती है, बीमारी के जो लक्षण होते हैं, वो पर्टिकुलर व्यवहार उनका लक्षणों को लेके ही होता है। वो आवाज को लेके गालियां दे रहे हैं, आवाज को लेके पत्थर फेंक रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि करीब 200 से 250 की ओपीडी रोज रहती है। जो मानसिक रोगी होते हैं यहाँ के परामर्श लेते हैं। कितने भर्ती हैं यहाँ पे इस समय आपके यहाँ? इस समय 250 मरीज यहाँ भर्ती रहकर उपचार ले रहे हैं। क्या ऐसा होता है, क्या उनके वार्ड में कैसा सीन होता है? क्या उनके वार्ड में ऐसे कोई एकदम ऐसा बलिष्ठ सा व्यक्ति होता है जो उनको पकड़ के रखे, या कहीं जा रहे हो तो देखे, नजर रखे उन पे? ऐसा क्या होता है सीन? क्योंकि हम लोग तो बहुत सारी चीजें बिस्तर पे बांध के रखा जाता है, ऐसे सुनते हैं हम लोग। क्या किसी को भी तबीयत खराब होती है तो बोला जाता है पागल खाने भेज दो इसको? हाँ दान जी, आप खुद देखेंगे वार्डों में तो पाएंगे कि कोई भी मरीज हमारा बना हुआ नहीं मिलेगा आपको। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर दी, हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं। हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को केमिकली रेस्टेंट करते हैं। भाई किसी व्यक्ति गुस्से की वजह से अगर हिंसक हो रहा है तो हम उसको इंजेक्शन देते हैं, उसका गुस्सा शांत हो जाता है, वो आराम से लेट जाता है। अच्छा। बैठ जाएगा, शांति से बात करेगा। और कितना भी हिंसक व्यक्ति हो, करीब 2 से 3 दिन में एक तो जो हम उसकी समस्याओं को समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उसकी एक अलग दुनिया है, उस दुनिया में हम प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और उसको सपोर्ट का एक आश्वासन देते हैं। उसके साथ साथ जो ये नई औषधियां हैं, इन औषधियों के द्वारा उसके स्वभाव को शांत करते हैं। तो कितना भी गंभीर मरीज हो, कितना भी हिंसक मरीज हो, 2 से 3 दिन में शांत हो जाता है। लेकिन रोगियों की डिस्चार्ज होने के बाद जो होती है सोशल लाइफ का अक्सर देखा गया है बहुत सवालिया निशानों के घेरे में होती है, बहुत सारा सोसाइटी क्वेश्चन करती है। तो उनके लिए भी कुछ योजनाएं हैं, क्या है? हाँ बिल्कुल, जो मरीज ठीक हो जाते हैं, कई बार परिवार के सदस्य के साथ में एडजस्ट होने में थोड़ा सा कठिनाई आती है, तो हम उनको यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ जैसे दोने बनाना, कुर्सियाँ बुनना या मोमबत्ती बनाना, इस तरह के काम उनको ट्रेनिंग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ रोगी ऐसे भी हैं जो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में ही इनको रोजगार दिया गया है, यहाँ रहते हुए वो अपने वो कार्य योगदान करते हैं और अपने परिवार को भी सपोर्ट करते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें कैमरे पे दिखाई भी नहीं जा सकती हैं, जैसे यहाँ का जो कैप्टिविटी वार्ड है, वहाँ पे कुछ शांत हो चुके पेशेंट होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि उनके घर वाले आएंगे और उन्हें अपने साथ लेते जाएंगे। कैदियों, पहले कैदी कहा जाता था, अब रोगियों ने, जो ठीक हो चुके रोगी हैं, उन्होंने, कई सारे रोगियों ने बागवानी की है, सब्जियां उगाई हैं, छोटी छोटी चीज़ें उगाई हैं जिनका कंजम्पशन यहीं पे किया जाता है। इस 173 एकड़ के परिसर 173 एकड़ के परिसर के अंदर ही लोग मौजूद, परिवार, स्टाफ, रोगी सभी करते हैं। ये थी आगरा के मानसिक चिकित्सालय की कहानी। हम अपने अज्ञान में और अपनी तमाम अल्प ज्ञान में, अपने मूर्खताओं में हम बार बार ऐसी जगहों को पागल खाना कहते हैं। इन रोगियों को पागल, और अपने अज्ञान में कभी कभी इनको रोगी नहीं कैदी कह देते हैं, अभी जैसे मैंने ही कहा था। लेकिन साफ है कि यह रोग है, इस रोग का इलाज किया जाता है, तरीके हैं, सेफ तरीके हैं, सिनेमा का टैबू नहीं है और तमाम फिल्मी तरीके से नहीं होते हैं, गूढ़ साइंस है वो भी। तो जो अगर आपके साथ लगता है, आपको लगता है कि मनोरोगी हैं,
आपके आसपास, आपके घर में, तो आप बात कीजिए, मदद लीजिए और इलाज ज़रूर करवाइए। बाकी जो करना है उसके अलावा करते रह सकते हैं, इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।